नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्प्रिंग बोर्ड जोधपुर में। तो देखें, पिछली क्लास में जो है वो अपन ने सिटीजन सेंट्रिक लॉज पढ़े थे। वो सेक्शन जो नागरिकों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो अपन ने जो है वो पढ़े थे। तो उसमें एक तो जो है वो याद रखना है 173, ठीक है, जो सीधा सीधा जीरो एफआईआर या एफआईआर से संबंधित है। एक याद रखना है अपन को 173(2)(1), जो कि फ्री में निशुल्क एफआईआर की कॉपी प्राप्त करने से संबंधित है। एक याद रखना है अपन को 193(3)(2), जिसमें 90 दिन के अंदर प्रोग्रेस रिपोर्ट है। एक अपन को याद रखना है 184(1), 184(6), जो कि मेडिकल जांच और 7 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन मेडिकल रिपोर्ट इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को दी जाएगी, उससे संबंधित है। एक जो है वो अपन को याद रखना है 18(8), जिसमें वकील रखने का जो है वो क्या है, अधिकार है। एक अपन को याद रखना है 230, जिसमें निःशुल्क डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे केस से रिलेटेड। एक याद रखना है 396 और 398। 396 के अंदर जो है वो कंपनसेशन और निःशुल्क मेडिकल जांच, और 398 के अंतर्गत जो विटनेस है, विटनेस के प्रोटेक्शन को लेकर के प्रोविजन है। 360 के अंदर अदालत जो है वो पूछ सकती है कि भाई केस विड्रॉ क्यों किया जा रहा है। 404 के अंतर्गत जजमेंट की कॉपी प्रोवाइड करवाई जाएगी। 530 याद रखना है बीएनएसएस का। इसमें जो है वो ई प्रोसीडिंग्स, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुडिशरी की प्रोसीडिंग्स का संचालन किया जा सकता है, तो ये 530 सेक्शन है बीएनएसएस का। ये अपन को विशेष तौर पर याद रखना है। अच्छा, उसके बाद जो है वो 69 याद रखना है, जिसमें कि जो है वो रेप को लेकर के 69 के अंदर कोई अगर झूठ बोल करके संबंध स्थापित करता है तो उसको जो है वो 10 साल तक की सज़ा, उसको रेप माना जाएगा और 10 साल तक की सज़ा का प्रोविजन है। 70 के अंदर सामूहिक बलात्कार ही है। फिर 176(1) याद रखना है, इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू बयान दर्ज किए जा सकते हैं विक्टिम के। तो ये मेजर सेक्शन है, ये अपन को याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो एक अपन को याद रखना है बीएनएसएस का 51(3), इसमें जो रेप विक्टिम है उसका मेडिकल जांच करके 7 दिन में रिपोर्ट आगे ट्रांसफर इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को की जाएगी। एक अपन को याद रखना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 58, जिसके अंदर जो द्वितीयक साक्ष्य है, सेकेंडरी एविडेंस है, उसको डिफाइन किया गया और उसकी डेफिनेशन को थोड़ा एक्सटेंड भी जो है वो किया गया। एक सेक्शन याद रखना है 105 बीएनएसएस का, कि जिसमें जो भी जब्त की जाती है सामग्री उसकी जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। एक 183(6)(a) याद रखना है बीएनएसएस का, कि जो भी रेप विक्टिम है उसके बयान जो है वो महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा दर्ज किए जाएंगे। 251 और 258 बीएनएसएस का, ये अपन को याद रखना है। इसके अंदर की जो पहली सुनवाई होगी 251 में, तो यह है कि उसके 60 दिन के अंदर अंदर आरोप तय किए जाएंगे, और 258 में जो अंतिम सुनवाई होगी उसके 45 दिन के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के द्वारा फैसला सुनाया जाएगा। एक बीएनएसएस का सेक्शन 20 याद रखना है, अभियोजन निदेशालय, कि जिला न्यायालय को मदद करने के लिए राज्य स्तर पर और हर जिले के अंदर अभियोजन निदेशालय राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किए जाएंगे। 479 में अंडर ट्रायल को लेकर के प्रोविजन है कि अगर वो सज़ा का 1/3 काट लेता है तो फिर उसको जमानत या बेल जो है वो मिल सकती है। एक 35(7) याद रखना है, कि जिसमें अगर कोई भी 3 साल से कम तक का जो है वो क्राइम करता है और करने वाला व्यक्ति जो है वो मान लीजिए फिजिकली हैंडीकैप है, या जो है वो कोई बीमारी से जो है वो ग्रसित है, या 60 साल के जो है वो ऊपर का है, तो उस केस में जो है वो डीएसपी की परमिशन से ही उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। मर्डर का जो है वो याद रखिएगा, जो आईपीसी में पहले 302 था, अभी जो है वो 103 है। ठीक है, तो हत्या अपराध है बीएनएस के किस सेक्शन के अंतर्गत, 103, और इसमें वही लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी तक का प्रोविजन है। 80 और 85 ये डोमेस्टिक वायलेंस है। 80 के अंदर दहेज हत्या, शादी के 7 साल के अंदर अगर अननेचुरल डेथ होती है, अननेचुरल मतलब कि एक तो होता है नेचुरल डेथ कि कोई ऑर्गन फेलियर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। अननेचुरल का मतलब कि जिसमें ये जो है वो ऐसा प्रतीत हो कि ये हत्या ही की गई है, ये नेचुरल या कोई एक्सीडेंटल जो है वो डेथ नहीं है, एक षड्यंत्र या साजिश के तहत जो है वो हत्या की गई है, तो इसमें इसको दहेज हत्या माना जाएगा और 7 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की क्या है, सजा। 85 में दहेज हत्या, ये दहेज को लेकर के अगर डोमेस्टिक वायलेंस की जाती है तो इसमें 3 साल तक की सज़ा का जो है वो क्या है, प्रोविजन है। 330 ये चोरी से संबंधित है। 318 धोखाधड़ी से जो है वो संबंधित है, ये अपन को याद रखना है। अच्छा, 64 के अंदर रेप की जो है वो सज़ा है। 61 के अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। तो ये बीएनएस के कुछ मेजर सेक्शन है। अच्छा, उसके अलावा बीएनएसएस पढ़ा अपन ने पिछली क्लास में। बीएनएसएस के अंदर एक तो 163 ये याद ही रखना है, जो पहले सीआरपीसी की धारा 144 हुआ करती थी कि 4 लोग इकट्ठे नहीं होंगे लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो मेंटेन करने के लिए, तो अब वो 144 की जगह क्या है, 163। ठीक है, और फिर उसके बाद अपने पढ़ा 170
170 के अंदर जो है वो पुलिस आकर के गिरफ्तार जो है वो कर सकती है कॉग्निजेबल क्राइम के जो है वो मामले में, या कॉग्निजेबल क्राइम कोई करने वाला है तो उसके पहले ही पुलिस आकर के क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। 173 एफआईआर से संबंधित है, 193 फाइनल रिपोर्ट जो पुलिस के द्वारा अदालत में पेश की जाती है उससे संबंधित। अपन को हेडिंग याद रखने की, फाइनल रिपोर्ट 193, एफआईआर 173, गिरफ्तार जो है वो करना कॉग्निजेबल मामले में या कॉग्निजेबल क्राइम करने से पहले 170, जो पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी वो बीएनएसएस का सेक्शन 163। अच्छा, इसके बाद जो है वो देखें आरएस मेंस के अंदर जो लॉ सब्जेक्ट है उसमें बीएनएस और बीएनएसएस की जो है वो लगभग 37-38 धाराएं हैं, वो अपन को जो है वो समझनी है। उसमें अपन को बस हेडिंग याद रखनी है, काम की जो है वो चीज़ है। तो देखें बीएनएस की जो है वो टोटल कितने सेक्शन दे रखे हैं, 11 सेक्शन जो है वो दे रखे हैं आरएस मेंस के जो है वो सिलेबस में, और बीएनएसएस के जो है वो कितने सेक्शन दे रखे हैं 27। तो ये अपन को जो है वो एक एक करके पढ़ना है। देखें बीएनएस की जो है वो अगर बात करें तो पहला जो है वो सेक्शन दे रखा है 189, एक दे रखा है 190, एक जो है वो दे रखा है 191। 189 का सीधा सीधा जो है वो संबंध है, देखें अनलॉफुल असेंबली। अब मान लीजिए कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने ये ऑर्डर जारी कर रखा है कि भाई एक स्पेसिफिक एरिया में जो है वो लोग इकट्ठे नहीं होंगे। मान लीजिए कि धारा बीएनएसएस की धारा 163 इम्पोज जो है वो कर रखी है, इसके बावजूद अगर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं तो इसी को क्या कहेंगे, गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होना। ये अपराध है किस सेक्शन के अंतर्गत, 189, और इसमें जो सज़ा होने वाली है वो 6 महीने से 2 साल तक की। तो आप तो ये याद रखो अनलॉफुल असेंबली किस सेक्शन में, 189। 190 क्या कहता है कि मान लीजिए कि कहीं पर भी गैर कानूनी रूप से भीड़ इकट्ठी हुई है, अब उस भीड़ के द्वारा अगर कुछ भी क्राइम किया जाता है, मान लीजिए पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया गया या किसी की लाइफ को जो है वो थ्रेट हुई, खतरा पैदा हुआ, तो उस भीड़ के अंदर जो करने वाले हैं या जो नहीं करने वाले हैं, जो भी उस भीड़ के अंदर शामिल है, उन सबको जो है वो क्या माना जाएगा, अपराधी माना जाएगा। तो ये बात लिख रखी है किस सेक्शन में, 190 के अंतर्गत। तो भाई जैसे मान लीजिए 50 लोगों की भीड़ है, अब हो सकता है उसमें से जो है वो जो क्राइम है वो 5-7 लोगों ने किया हो, पर ये फर्क नहीं पड़ता है। अब वहाँ पर वो पूरी भीड़ को ही जो है वो क्या माना जाएगा, जो जो वहाँ पर खड़े हैं उन सबको जो है वो अपराधी माना जाएगा। ये बात लिख रखी है 190 में। और 191 ये अपने पहले भी पढ़ चुके हैं, राइटिंग से संबंधित है, बलवा करना या दंगा करना, कि कोई वेपन लेकर के जो है वो इकट्ठा होता है, हथियार, कुछ भी घातक हथियार लेकर के जो है वो इलीगली जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं, और मान लीजिए कि जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है, किसी की ज़िंदगी को जो है वो नुकसान पहुंचाया जाता है, तो वो क्राइम है किस सेक्शन के अंतर्गत, 191। तो अपने को तो ये याद रखना है, दंगा करना। अनलॉफुल असेंबली, धारदार हथियार या घातक हथियारों के साथ इकट्ठे होकर के क्या करना, दंगा। अच्छा, इसमें जो है वो सज़ा का प्रोविज़न कितना है, 2 साल से लेकर के 5 साल तक की जो है वो क्या रहने वाली है, सज़ा। तो 189 अनलॉफुल असेंबली, गैर कानूनी रूप से इकट्ठा, 6 महीने से 2 साल, वहाँ पर जो भी भीड़ में इकट्ठे हैं सबको अपराधी माना जाएगा। 191 के अंदर दंगा करना, घातक हथियारों के साथ जो है वो कहीं पर इकट्ठा होना गैर कानूनी रूप से, इसमें 2 साल से 5 साल तक की क्या रहने वाली है, सज़ा। तो 3 तो सेक्शन हो गई है। एक जो है वो सेक्शन देखें याद रखना है 194, चौथा। एक याद रखना है 195, एक याद रखना है 5वां। छठा जो है वो याद रखना है 196, और एक याद रखना है 197। देखें 194 जो है वो किससे रिलेटेड है कि कोई भी व्यक्ति अगर पब्लिक प्लेस पर न्यूसेंस करता है या उपद्रव करता है, सार्वजनिक स्थल पर जो है वो क्या करता है, उपद्रव। अब मान लीजिए कि जो है वो शराब पी करके हु हल्लड़ कर रहा है, किसी को जो है वो परेशान कर रहा है, तो ऐसे मार वगैरह नहीं रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, पर हाँ ये है कि पब्लिक प्लेसेस पर जो है वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, उपद्रव जो है वो कर रहा है, झगड़ा जो है वो कर रहा है, ये वर्ड लिख सकते हैं अपन। तो 194 के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। इसमें सज़ा क्या रहने वाली है, 1 महीने की जेल और 1000 रुपये का जुर्माना, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। 195 याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें ये लिख रखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे दंगे वगैरह हो जाते हैं, वहाँ पर पब्लिक सर्वेंट आए हैं, लोक सेवक जो है वो आए हैं व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए, अब पता चला कि जो है वो कोई व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट पे ही जो है वो हमला कर दे, सरकारी अधिकारी पर ही जो है वो हमला कर दे, तो वो क्राइम है किस सेक्शन के अंतर्गत, 195। और इस केस में व्यक्ति को कम से कम कितने साल की जेल होगी, 3 साल, और जुर्माना जो है वो लगेगा कितने हज़ार रुपये का, 25,000 रुपये का। कब, अगर लोक सेवक पर क्या किया जाए, हमला, पब्लिक सर्वेंट पर हमला कर दिया जाए,
अब मान लीजिए कि हमला नहीं किया और धमकी दी जाती है जान से मारने की, या तो धमकी के मामले में भी जो है वो सज़ा कितने साल की होने वाली है, 1 साल तक की सज़ा का प्रोविज़न है। तो ये लोक सेवक के ऊपर हमला करना, धमकाना। 194 पब्लिक प्लेस पर हु हल्लड़ करना, उपद्रव करना, अन्य लोगों को परेशान जो है वो करना, झगड़ा करना वगैरह वगैरह। 196 और 197 इसका जिक्र पहले भी हो चुका है, ये दोनों हेट स्पीच से जो है वो रिलेटेड है। 196 में है कि भाई कोई रिलीजन हो गया, कोई भी व्यक्ति जो है वो जाति हो गया, कोई भी व्यक्ति लैंग्वेज हो गया, रेस हो गया, इसके नाम पर लोगों को या समाज के अंदर वैमनस्य पैदा करता है, लोगों को जो है वो भड़काता है, हेट स्पीच जो है वो देता है, तो वो क्राइम माना जाएगा। और इसमें सज़ा जो है वो कितने साल की हो जाती है, 3 से 5 साल तक की सज़ा का प्रोविज़न है। 197 के अंदर कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की भाषा का यूज़ करता है जिससे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को जो है वो खतरा पैदा होता है, तो उसको जो है वो क्राइम माना जाएगा। तो इसमें तो देखें, धर्म के नाम पर अगर कोई भड़का रहा है, जाति के नाम पर, नस्ल के नाम पर, भाषा के नाम पर जो है वो भड़का रहा है, तो वो क्राइम है किस सेक्शन में, 196, 3 से 5 साल। और यहाँ पर कोई इस प्रकार की भाषा का यूज़ कर रहा है जिससे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता खतरे में पड़ रही है, तो वो क्राइम है किस सेक्शन के अंतर्गत, 197। इसमें भी सज़ा कितने साल की रहने वाली है, 3 से 5 साल तक की जो है वो सज़ा रहने वाली है। तो ये 4 सेक्शन अपन को जो है वो याद रखने हैं। अच्छा, उसके अलावा देखें जो 8वां सेक्शन है, एक तो याद रखना है 270, ये पहले भी अपन ने जिक्र कर रखा है, पब्लिक न्यूसेंस। अब कोई व्यक्ति है गंदगी फैला रहा है या इस प्रकार की जो है वो हरकत कर रहा है कि जिससे अन्य व्यक्ति की मान लीजिए हेल्थ को जो है वो खतरा पैदा हो रहा है, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है वो नुकसान कर रहा है, कोई नेचुरल जो है वो रिसोर्सेज को जो है वो नुकसान कर रहा है, कि भाई जैसे जो अपने प्राकृतिक धरोहर है कि मान लीजिए नदी गंदी कर रहा है, तालाब जो है वो गंदी कर रहा है, नेचर को जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्लेस को जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है, तो गंदगी जो है वो फैला रहा है, तो ये सब एक्टिविटीज़ किसके अंतर्गत आएगी, पब्लिक न्यूसेंस। और इसमें सज़ा होने वाली है कितने साल तक की, 2 साल तक की सज़ा। उसके बाद देखें 9, 10 और 11, ये 3 सेक्शन याद रखना है। एक तो है 294, एक है 295 और एक है 296। देखो 294 का संबंध क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति अश्लील सामग्री, पोर्नोग्राफी, इसका जो है वो बिजनेस करता है, अब उत्पादन जो है वो कर रहा है, मान लीजिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो कर रहा है, सब मिला करके अश्लील सामग्री का जो है वो अगर कोई भी व्यक्ति व्यापार जो है वो कर रहा है, तो वो क्राइम है किस सेक्शन के अंतर्गत, सेक्शन 294 के अंतर्गत, 294 के अंतर्गत। अब इसमें अगर व्यक्ति को फर्स्ट टाइम जो है वो गिरफ्तार किया है तो इसमें सज़ा होने वाली है कितने साल तक की, 2 साल तक की। सेकंड टाइम जो है वो गिरफ्तार किया तो सज़ा होने वाली है कितने साल तक की, 25 साल तक की। अच्छा, जुर्माना जो है वो कितने का लगेगा, इसमें 5,000 रुपये का, और इसमें जुर्माना जो है वो कितने का लगेगा, सेकंड बार में 10,000 रुपये का जुर्माना। तो ये याद रखना है कि पहली बार में जो है वो सज़ा 2 साल, दूसरी बार अगर वापस रिपीट करता है तो 5 साल की सज़ा, 10,000 रुपये का जुर्माना, पहली बार में 2 साल की सज़ा, 5,000 रुपये का जुर्माना। 194 में क्या है कि कोई अश्लील सामग्री का जो है वो क्या करता है, व्यापार। फिर आता है देखें 295, 295 में अगर कोई छोटे बच्चों को जो है वो ये अश्लील सामग्री उपलब्ध करवाता है तो उसको क्या माना जाएगा, क्राइम। और इसके अंदर वही फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम के अंदर तो सज़ा होगी 3 साल तक की, सेकंड टाइम 7 साल तक की जो है वो क्या होगी, सज़ा होगी। और इसमें जो है वो जुर्माना रहेगा, वो रहेगा 2,000 रुपये का और 5,000 रुपये का, अगर कोई छोटे बच्चे को जो है वो अश्लील सामग्री उपलब्ध करवाता है तो वो क्राइम है किस सेक्शन में, 295। ये सब BNS है, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता। और 296 के अंतर्गत ये है कि अगर कोई पब्लिक प्लेस पर अश्लील हरकत करता है तो उसको माना जाएगा क्राइम। और इसमें जो है वो सज़ा कितनी जो है वो रहने वाली है, इसमें 3 महीने की तो जो है वो जेल है और 1,000 रुपये का क्या रहने वाला है, जुर्माना। तो ये 11 सेक्शन है जो अपने RS में दे रखे हैं। 189 अनलॉफुल असेंबली, 190 दंगे में जो भी इकट्ठे हैं सबको जो है वो अपराधी माना जाएगा। 191 दंगा करना, हथियारों के साथ इकट्ठा होना, 2 से 5 साल तक की सज़ा। 194 हु हल्लड़ करना, झगड़ा करना पब्लिक प्लेस में, 1 महीना 1,000 रुपये जुर्माना। 195 इसमें जो है वो अगर कोई लोग पब्लिक सर्वेंट पर ही जो है वो हमला कर देता है या फिर उसको धमकी जो है वो देते हैं तो 3 साल की सज़ा, 25,000 रुपये का जुर्माना। फिर 196, 197 हेट स्पीच, 270 पब्लिक न्यूसेंस, 2 साल तक की सज़ा। 294, 295, 296 इसमें अश्लील सामग्री का बिजनेस, इसमें बच्चे को उपलब्ध करवाना,
और ये पब्लिक प्लेस पर अश्लील हरकत करना, इसमें 3 महीने की जेल, 1,000 रुपये का जुर्माना। इसमें पहली बार में सज़ा है 3 साल 5 साल, उसमें 2 साल और 5 साल, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, इसमें 2,000 और 5,000 रुपये। तो इसकी स्लाइड देख लें, वो देखें। तो हाँ, तो BNS की देखें 189 सेक्शन। तो 189 सेक्शन देखें, गैर कानूनी सभा में शामिल होने या बने रहने से संबंधित है। अपन को आईपीसी याद नहीं रखना है, वैसे नहीं पूछा जाएगा, याद रहे तो अच्छा, वैसे याद मत करना। ये पहले आईपीसी में कहाँ हुआ करता था, 142 144। सज़ा कितनी है, 6 से 2। कोई गैर कानूनी सभा में शामिल होना, ऑर्डर आ गए हैं उसके बाद भी शामिल रहना, समाप्ति के आदेश के पश्चात भी कोई शामिल हो, 2 साल तक की सज़ा है। और घातक हथियारों के साथ जो है वो शामिल होना। तो अपन को हेडिंग याद रखनी है, क्या है, अनलॉफुल असेंबली। किस सेक्शन में, 189। सज़ा याद रख लो कितनी है, 6 महीने से 2 साल तक की जो है वो क्या है, सज़ा। फिर 190 अपन ने पढ़ा कि गैर कानूनी सभा का कोई भी सदस्य सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपराध करता है तो उस समय मौजूद वहाँ हर सदस्य उसको क्या माना जाएगा, अपराध का दोषी माना जाएगा, सीधा सीधा। और ये पहले आईपीसी में कहाँ हुआ करता था, 149। दोषी व्यक्ति को उस विशिष्ट अपराध के लिए दी जाने वाली सज़ा मिलेगी। फिर 191 दंगा, ये अपने पहले भी हालांकि पढ़ रखा है, राइटिंग जिसको कहेंगे। जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होता है और कोई सदस्य अपने साथ अपने साझा मकसद के लिए बल हिंसा का उपयोग करता है, वो दंगा कहलाता है। दोषी को 2 वर्ष का जुर्माना, 2 से 5 साल तक की जो है वो क्या होने वाली है, जेल हो सकती है इसमें। घातक हथियार के साथ दंगा करना, दंगा करने वाले के पास ऐसा हथियार जिसे मृत्यु हो सकती है, उसे 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना हो सकता है। 2 से 5 साल तक की सजा दंगा रहेगा 191। अगला आता है देखें 194। 194 के अंदर देखें, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर किसी सार्वजनिक स्थान पर झगड़ा करते हैं या आम लोगों की शांति में बाधा डालते हैं, वही हू हल्लड़ कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं, तो 1 महीना और 1,000 रुपये का जुर्माना। आईपीसी में पहले ये कहाँ पर था, 160। आईपीसी याद नहीं रखनी है अपन को, तो ये याद रखना है कि 194 के अंदर जो है वो क्या है, ये दंगा वगैरह जो है वो करना, मतलब पब्लिक प्लेस के ऊपर उपद्रव करना। फिर 195 धमकाना लोक सेवक को कि भाई दंगा या अवैध सभा को रोकने के दौरान जो सरकारी कर्मचारी है उसके ऊपर ही हमला कर दिया, तो उस केस में 3 साल तक की जेल है और 25,000 रुपये का क्या है, जुर्माना। और लोक सेवक पर अगर हमले की धमकी देता है कोई, तो 1 साल का क्या लगेगा, जुर्माना। पहले ये आईपीसी में कहाँ पर था, 152। फिर आता है देखें 196, धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास या भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच में क्या पैदा करना, शत्रुता। और अगर कोई ऐसी शत्रुता करता है तो 3 साल से लेकर के इसमें अपराध जो पूजा स्थल पर है, अब मान लीजिए कि कोई रिलीजियस प्लेस है, वहाँ से जो है वो भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, तो इस रिलीजियस प्लेस से अगर देता है तो 5 साल तक की सज़ा है। तो इसमें 3 से 5 साल तक की सज़ा है। अच्छा, ये पहले ये भी अपन ने पढ़ा था 153A, ठीक है, ये इसमें हुआ करता था आईपीसी के। तो अभी जो है वो हेट स्पीच कहाँ पर है, धर्म और जाति और जन्म का स्थान, निवास, नस्ल के आधार पर। तो 196 सज़ा कितनी होने वाली है, 3 से 5 साल। और अगर कोई देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को जानबूझ करके नुकसान पहुंचाता है, कि भाई कोई व्यक्ति जानबूझकर भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए या नुकसान पहुंचाने वाली झूठी जानकारी फैलाता है या किसी धार्मिक स्थल पर नफरत फैलाता है, तो उसको हेट स्पीच क्राइम है, 3 से 5 साल तक का क्या है इसमें, कारावास। किस सेक्शन में, 197। फिर आता है 270, सार्वजनिक उपद्रव, पब्लिक न्यूसेंस। क्या होता है पब्लिक न्यूसेंस, भाई गंदगी करना, शोर करना, कोई भी ऐसा काम जो जनता को सामान्य खतरा, असुविधा या बाधा उत्पन्न करता है। इसमें 2 साल तक की क्या है, सज़ा का प्रोविजन। अब ये नॉन कॉग्निजेबल है क्योंकि 3 साल से कम तक की सज़ा है। और पहले ये आईपीसी में कहाँ हुआ करता था, 268। फिर उसके बाद आता है देखें 294, अश्लील सामग्री। ये अपन ने पढ़ी कि भाई कोई बेचता है, बनाता है, दिखाता है, बिजनेस जो है वो करता है, प्रचार करता है, इससे समाज को नैतिक रूप से क्या होता है, नुकसान। तो इसमें 2 साल की कैद और 5,000 रुपये जुर्माना पहली बार। दूसरी बार 5 साल की जो है वो कैद, 10,000 रुपये जुर्माना। पहले यहाँ कहाँ पर था, पहले भी ये आईपीसी में 294 में ही था। फिर 295 कि जब कोई व्यक्ति किसी बच्चे को, जो 294 में परिभाषित कोई भी अश्लील सामग्री या वस्तु है वो बेचता है, उपलब्ध करवाता है, वितरित करता है, प्रदर्शित करता है या ऐसा करने का प्रयास करता है, तो उसको सज़ा हो जाएगी कितने साल की, प्राइमा फेसी तो 3 साल की, दूसरी बार जो है वो 7 साल की। यही अपन ने जो है वो पढ़ा था, ठीक है। और जुर्माना जो है वो कितना लगेगा, 2,000 रुपये का और 5,000 रुपये का, यही पढ़ा था अपन ने, ठीक है, कि 3 से 7 साल, ठीक है, 3 साल, 7 साल और 2,000 रुपये और
5,000 रुपये जुर्माना। और लास्ट अपन ने क्या पढ़ा था कि जो पब्लिक प्लेस के ऊपर कोई अश्लील हरकत जो है वो करता है 296। तो ये तो हो गई अपने 295, ये याद रख लेना, इसमें 2,000 और 5,000 रुपये का जुर्माना। और 296 के अंदर अगर कोई पब्लिक प्लेस पर ये अश्लील कृत्य करता है, अश्लील शब्द सुनाना, बोलना, जिससे अन्य लोगों को परेशानी होती है, तो 3 महीने की जेल और 1,000 रुपये का जुर्माना। तो ये वो सेक्शन है जो अपन को दे रखे हैं RS मेंस के जो है वो सिलेबस में। अब इसके बाद आता है देखें BNSS। BNSS के जो है वो टोटल कितने सेक्शन जो है वो दे रखे हैं, वो अपन को पढ़ने हैं 27 सेक्शन। ठीक है, अब इसमें बहुत इजी इजी है, देखें सीधे सीधे हैं। जैसे एक सेक्शन जो है वो दे रखा है, सबसे पहला BNSS देख लेते हैं अपन ने। BNS जो है वो पढ़ा, BNSS इसके टोटल कितने सेक्शन पढ़ने हैं अपन को? 27। एक तो याद रखो, देखें 32A, एक याद रखना है अपन को 32B। देखो 32A क्या है, इसका संबंध है जुडिशियल मजिस्ट्रेट से, न्यायिक मजिस्ट्रेट। और 32B का जो है वो रिलेशन किससे है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब देखें 32A, देखो ये क्या है ना, जिला स्तर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, उसमें जैसे DM है, ADM है, SDM है, तो इनकी अलग अलग भूमिकाएं होती है। तो जब ये लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई एक्ट को जो है वो लागू करते हैं, तो ये किस रूप में काम करते हैं उस समय? मजिस्ट्रेट के रूप में। तो इनको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहते हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का मतलब कि प्रशासनिक अधिकारी जो कानून व्यवस्था को क्या करता है? लागू करता है, या जो सरकार के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाए गए हैं, गवर्नमेंट के द्वारा लॉ बनाए गए हैं, उनको जो है वो क्या करता है? इम्प्लीमेंट करता है। एक होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं जज साहब, जो कि क्या करेंगे कि केस के जो भी कोर्ट के अंदर केस आता है उसकी जो है वो सुनवाई करेंगे और उस मामले में क्या देंगे? फैसला देंगे। तो इनका तो काम है लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना, इनका काम है कि न्याय जो है वो करना, जस्टिस करना। तो अपन को ये याद रखना है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का मेंशन किस सेक्शन के अंतर्गत है? BNSS। अब ये याद रखना, ये क्या चल रहा है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये किस सेक्शन में रहने वाला है? 32B के अंतर्गत। और 32A के अंतर्गत क्या रहने वाला है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो सिलेबस में ये दो सेक्शन दे रखे हैं, तो ये दो हो गए, एक तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट। 32A जुडिशियल, 32B एग्जीक्यूटिव। उसके बाद जो है वो देखें तो एक सेक्शन ये हो गया, एक ये हो गया। तीसरा नंबर का जो है वो सेक्शन आता है, देखें एक आता है 14, एक याद रखो 15, ये सब आपस में लिंक है। एक है 16 और एक है 17। ठीक है, देखो जो BNSS का सेक्शन है 14 सेक्शन, उसमें ये लिख रखा है कि राज्य सरकार द्वारा हर जिले के अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की क्या की जाएगी? अपॉइंटमेंट की जाएगी। तो ये याद रखना है कि प्रत्येक जिले में राज्य सरकार जो है वो किसको अपॉइंट करेगी? जिले के अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करेगी। और ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होंगे? ये DM ही होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जो जिला कलेक्टर होते हैं वही जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। और भी होते हैं एग्जीक्यूटिव, जैसे SDM भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, पर वो जिला मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट, उनके जो है वो अंडर में ही क्या करते हैं? काम करते हैं। तो सेक्शन 14 के अंदर तो जिले के अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट बाय राज्य सरकार। अच्छा, 15 के अंदर क्या है देखें, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट। कोई भी स्पेसिफिक काम के लिए राज्य सरकार जो है वो किसको अपॉइंट करती है? स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। किस सेक्शन में? BNSS के सेक्शन नंबर 15। अच्छा, 16 के अंदर क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उनका लोकल ज्यूरिसडिक्शन, कि भाई उनका जो है वो काम करने का जो है वो दायरा क्या है। और जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं वो जिले के अंदर जितने भी कार्यकारी मजिस्ट्रेट हैं उनके लोकल ज्यूरिसडिक्शन को जो है वो तय करते हैं राज्य सरकार की अनुमति से। ये भी आप याद रखिएगा, ये किस सेक्शन के अंदर लिख रखा है? सेक्शन 16 में। ठीक है, जो जिला मजिस्ट्रेट होंगे वो कार्यकारी मजिस्ट्रेट का जो कार्य क्षेत्र क्या रहने वाला है वो राज्य सरकार की सलाह से या राज्य सरकार के नेतृत्व में जो है वो तय करेंगे। ये बात लिख रखी है किस सेक्शन के अंतर्गत?
ये बात लिख रखी है जो है वो सेक्शन 16। अच्छा, सेक्शन 17 में क्या लिख रखा है कि जिले के अंदर जो सबसे टॉप होंगे वो तो होंगे जिला मजिस्ट्रेट, और जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में ही अन्य जो है वो कार्यकारी मजिस्ट्रेट अपने दायित्वों का क्या करेंगे, निर्वहन करेंगे। ये क्यों किया है? ताकि एक हिरार्की का जो है वो फॉर्मेशन हो, और हिरार्की होगी तो इससे अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, तो निश्चित होगी, जवाबदेहिता उत्तरदायित्व की भावना का विकास होगा। तो जिले में जो है वो सबसे टॉप पे कौन है, जिला मजिस्ट्रेट। उन्हीं के जो है वो नेतृत्व में या उन्हीं के अंडर में जो है वो अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, काम करेंगे। इससे हिरार्की बनती है, पर्पज यही है ताकि जो है वो सबकी अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो, सुनिश्चित। तो ये तो हो गए, देखें टोटल कितने सेक्शन, 6। तो 3(2)(a) के अंदर याद रखना है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, 3(2)(b) के अंदर है कार्यकारी मजिस्ट्रेट। सेक्शन 14, राज्य सरकार हर जिले के अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करेगी, जिसका काम है जिले के अंदर और अपने क्षेत्र के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को क्या करना, इम्प्लीमेंट करना। सेक्शन 15, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कोई विशेष कार्य को करने के लिए राज्य सरकार इनकी नियुक्ति करती है। लोकल जुरिस्डिक्शन, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यकारी मजिस्ट्रेट के कार्य क्षेत्र को जो है वो या उसके दायरे को जो है वो तय किया जाएगा राज्य सरकार से सलाह लेके या परामर्श जो है वो लेके। सेक्शन 17 के अंदर कि जो जिला मजिस्ट्रेट है वो सर्वोच्च होंगे, और उन्हीं के जो है वो अंडर में या नेतृत्व में अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट काम करेंगे। इससे एक हिरार्की बनती है, और पर्पज यही है ताकि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो, तो निश्चित। तो देखें इसकी जो है वो स्लाइड देखें, तो ये BNSS है। तो देखें सबसे पहला आता है 3(2)(a), न्यायिक मजिस्ट्रेट। जब किसी भी केस में सबूतों का मूल्यांकन करना है, किसी वाद में कानूनी फैसला लेना है, आदमी को ट्रायल सज़ा की तरफ जो है वो भेजना है, ट्रायल जेल सज़ा, तो ये काम कौन करते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अपन को याद रखना है सेक्शन कौन सा रहने वाला है, 3(2)(a। अगला आता है देखें 3(2)(b), एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का क्या है, लॉ एंड ऑर्डर लागू करना, शांति बनाए रखना, व्यवस्था बनाए रखना, निवारक उपाय, दंगे या झगड़े से पूर्व जो है वो डिसीजन लेना, कानून व्यवस्था को नियंत्रित करना। यह प्रावधान प्रशासनिक कार्यों को न्यायिक मजिस्ट्रेट से अलग करके कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सौंपता है। तो जुडिशरी का काम जो है वो ये नहीं है, तो मजिस्ट्रेट में आप कंफ्यूज मत होइएगा। कार्यकारी मजिस्ट्रेट न्याय का जो है वो काम नहीं करेगा, वो अलग है, वो न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे। इसका उद्देश्य कानूनी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और कार्यकारी कार्यों के लिए सीधे तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदार बनाना है। अपन को सीधा याद रखना है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का संबंध किससे है, 3(2)(b) से है। नेक्स्ट आता है देखें 14। पूर्व में ये CRPC 20 में थी, याद रहे ठीक, ये याद नहीं रखना। यह धारा राज्य सरकार को प्रत्येक जिले में कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने और उनको जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करने का अधिकार देती है, जो जिले में क्या करेंगे, कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं। तो अपन को ये याद रखना है, राज्य सरकार किसी भी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट के रूप में भी नियुक्त कर सकती है। तो राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में किसको अपॉइंट किया, जिला मजिस्ट्रेट को या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। फिर सेक्शन 15 अपन ने पढ़ा कि राज्य सरकार विशेष कार्यों हेतु विशेष कार्यकारी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की क्या करती है, नियुक्ति करती है। ये सीमित अवधि के लिए होती है, इनके पास वे सभी शक्तियां होती है जो BNSS के तहत एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास में होती है, मुख्य रूप से कानून व्यवस्था बनाए रखना। तो अगर पूछा जाए स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, BNSS के किस सेक्शन में, सेक्शन 15 के अंतर्गत है। अगला आता है देखें 16 के अंतर्गत जो है वो अपने क्या पढ़ा कि जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उसके क्षेत्र अधिकार, लोकल जुरिस्डिक्शन को क्या किया गया है, परिभाषित। जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार के अधीन रहते हुए कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के कार्य क्षेत्र की सीमाएं क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। अगर कोई सीमा नहीं है तो उनका अधिकार पूरे जिले के अंदर होता है। यह धारा प्रशासनिक सुविधा और जिले के भीतर होता है और प्रभावी कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करती है। पहले ये CRPC में क्या हुआ करता था, 22। अपन को तो ये याद रखना है कि लोकल जुरिस्डिक्शन तय किया जाता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का किसके द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा। किस सेक्शन के अंतर्गत, सेक्शन 16। और सेक्शन आ जाता है 17 से। देखें सेक्शन 17 जो है वो क्या कहता है, यह सुनिश्चित करती है कि सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट के अधीन क्या करेंगे, कार्य करेंगे और कानून व्यवस्था व प्रशासन के लिए सामान्य नियंत्रण का पालन करेंगे। SDM सहित अन्य सभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट DM के नियंत्रण में कार्य करते हैं। यह धारा सुचारू संचालन हेतु पदानुक्रम हिरार्की का फॉर्मेशन करती है और जवाबदेही स्थापित करती है। यही अपन ने पढ़ा। तो 14, 15, 16, 17, 3(2)(a), 3(2)(b, ये अपन ने जो है वो पढ़े अब तक। अच्छा, इसके बाद जो है वो देखें
एक सेक्शन जो है वो, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो अगला जो है वो 7वां आता है, देखें, एक आता है 41, एक आता है 42 और एक आता है 43। देखो 41 जो है वो क्या कहता है कि कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो या जो है वो न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, उनके कार्य क्षेत्र में जो उनका जो है वो दायरा है अथॉरिटी का, उसमें अगर कोई भी व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करता है, कानून व्यवस्था को जो है वो तोड़ता है, तो ये डायरेक्ट खुद भी गिरफ्तार कर सकते हैं या गिरफ्तारी का क्या दे सकते हैं, ऑर्डर। तो अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का जो है वो अधिकार है किसके पास में, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में। और किस सेक्शन के अंतर्गत, 41 के अंतर्गत। तो ये अरेस्ट करने का प्रोविजन है, ये याद रख लो। अच्छा 42 क्या है कि देखें, अगर कोई भी जैसे पुलिस है या आर्म्ड फोर्सेस है या पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ठीक है, इनके द्वारा जो भी काम किया जाता है, इनके द्वारा जो भी एक्शन लिया जाता है, उसके अगेंस्ट आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते हो, या पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा जो कार्यवाही की गई है उस कार्यवाही को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ना उस अधिकारी या उस व्यक्ति के खिलाफ किसी भी प्रकार का जो है वो एक्शन या कार्यवाही की जा सकती है। हाँ, अगर कार्यवाही करनी है तो इसमें केंद्र और राज्य सरकार की सलाह की जो है वो क्या होगी, अनिवार्यता होगी। बिना केंद्र की सलाह के तो एक्शन लिया ही नहीं जा सकता है। तो भाई अब कोई जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज है, ठीक है, बीएसएफ सीआरपीएफ का अधिकारी है, उसने कुछ भी निर्णय किया, तो अगर उसके अगेंस्ट एक्शन लेना है तो केंद्र सरकार की परमिशन क्या रहने वाली है, ज़रूरी। उसी तरह राज्य में अगर पुलिस ने कोई एक्शन लिया है, उसके अगेंस्ट अगर कोई कार्यवाही करनी है, तो बिना राज्य सरकार की अनुमति के किसी भी अधिकारी के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा। पर्पज़ यही है ताकि वो निष्पक्ष होकर के क्या कर सके, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सके। तो ये बात जो है वो लिख रखी है किस सेक्शन के अंतर्गत, सेक्शन 42। और 43 जो है वो किससे रिलेटेड है, मैनर ऑफ अरेस्ट, कि गिरफ्तारी से जो है वो संबंधित इसमें जो है वो क्या है, प्रावधान है कि भाई जैसे सूर्यास्त है या जो है वो सूर्योदय है, तो सूर्यास्त के बाद में और सूर्योदय के पहले में महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अब कोई मान लीजिए आतंकवादी है, रेप का जो है वो दोषी है, तो उसको अरेस्ट करने के लिए हथकड़ी जो है वो लगाई जा सकती है। तो अपन को ये याद रखना है गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान किस सेक्शन में, 43। इस पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस अधिकारियों के एक्शन को प्रोटेक्ट किया गया है किस सेक्शन में, 42। फिर आता है 41, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने कार्य क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर न्यूसेंस करता है तो उसको क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। तो 41, 42 और 43, तो इसकी स्लाइड देखें। तो देखें 41 क्या है, यह मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी से संबंधित है। यह प्रावधान किसी भी कार्यकारी और न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपने स्थानीय अधिकार के भीतर अपनी उपस्थिति में अगर कोई भी अपराध करता है व्यक्ति, तो उसको स्वयं गिरफ्तार करने या गिरफ्तारी करने के आदेश का जो है वो आदेश देने का अधिकार जो है वो देता है। अच्छा, गिरफ्तारी के बाद कानून के अनुसार जमानती प्रावधानों के तहत आरोपी को कस्टडी में लिया जा सकता है, ये तो सरल है। तो अपन को ये याद रखना है गिरफ्तारी। फिर आता देखिए 42, कि सशस्त्र बलों के सदस्यों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते समय की गई कार्यवाही के लिए बिना केंद्र सरकार की मंजूरी के सुरक्षा के गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करती है। भाई गिरफ्तार नहीं किया जाएगा बिना सेंट्रल के परमिशन के, और पुलिस है तो बिना राज्य सरकार की अनुमति के एक्शन नहीं लिया जा सकता है। यह कानून लागू करने के दौरान सुरक्षा बलों को सुरक्षा देती है, अनावश्यक कानूनी कार्यवाही से बचाती है। राज्य सरकार भी नोटिफिकेशन के द्वारा इन प्रावधानों को अपने यहाँ पर क्या कर सकता है, लागू कर सकता है। पूर्व में कौन सी धारा थी, 45, याद रहे तो ठीक, वैसे अपन को ये याद नहीं रखनी, अपन को तो ये याद रखना है कि 42 में जो पुलिस है या पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके एक्शंस को इम्यून किया गया है, उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जा सकता बिना सरकार के परमिशन के। अच्छा 43, ये पहले 46 में जो है वो था, ठीक है, गिरफ्तारी करने की तारीख तरीके को परिभाषित है। तो ये अपने पढ़ा, अरेस्ट से जो है वो संबंधित है। ये सुनिश्चित करती है कि पुलिस या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी के समय आरोपी को शारीरिक रूप से छुए या नियंत्रित करे, समय आरोपी को शारीरिक रूप से छुए या नियंत्रित करें, आवश्यक बल का उपयोग करें, और महिलाओं की गिरफ्तारी सूर्यास्त या सूर्योदय के बाद न करें। सूर्यास्त के तो जो है वो बाद में, और सूर्यास्त के जो है वो बाद, और सूर्योदय के जो है वो पहले वो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और गंभीर अपराधों जैसे हत्या, बलात्कार, आतंकवादी कृत्य, इसके आरोपियों की गिरफ्तारी के समय हथकड़ी का उपयोग किया जा सकता है। अपन को इतना याद रखना है कि अरेस्ट से संबंधित जो है वो कौन सा सेक्शन है, तो सेक्शन 43। अच्छा, इसके बाद जो है वो आता है, देखें, एक तो जो है वो सेक्शन 126, एक है 127, एक है 128, एक है 129, ठीक है। और फिर एक सेक्शन जो है वो आ जाता है 148
और एक आ जाता है 149। देखो 126 जो है वो सेक्शन क्या कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की भाषा का उपयोग करता है, या भाषा क्या इस प्रकार की उसके जो है वो एक्शंस है जिससे खतरा है, किसको, शांति भंग होने का जो है वो खतरा है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है, सार्वजनिक व्यवस्था की जो है वो समस्या हो सकती है, वो व्यक्ति समाज की शांति भंग जो है वो कर सकता है, तो उससे बॉन्ड भरवाया जा सकता है, मुचलका जिसको कहते हैं। ठीक है, और मुचलका का मतलब यही है कि उसमें जो है वो ये लिखा है कि अगर व्यक्ति ये आपराधिक गतिविधि में लिप्त होता है तो वो स्वीकार कर रहा है कि उसी ने जो है वो किया है, उसमें जुर्माने के जो है वो प्रोविजन है। मुचलके में ये भी होता है कि समय समय पर थाने में जाकर के हाजिरी जो है वो दर्ज करवानी पड़ेगी। तो ये एक तरीके का प्रिवेंटिव मेजर है, ताकि फ्यूचर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर या सार्वजनिक व्यवस्था को क्या किया जाता है, यहाँ पर नियंत्रित किया जाता है। तो शांति भंग कोई करता है तो उससे पहले ही जो है वो क्या भरवा लेंगे बॉन्ड, किस सेक्शन के अंतर्गत, 126। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो जो धारा 152 है, देशद्रोह का कुछ काम कर सकता है, ऐसा किया नहीं है पर ऐसा जो है वो अंदेशा है कि वो कि कोई भी देशद्रोह की जो है वो गतिविधि में क्या हो सकता है, लिप्त जो है वो हो सकता है, और उससे पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को या समाज को जो है वो खतरा पैदा होता है। तो इसमें भी पहले ही प्रिवेंटिव एक्शन ले लेंगे, और इसमें 1 साल तक का जो है वो क्या भरवा देंगे, बॉन्ड जो है वो भरवाया जा सकता है। देखिए शब्दों का हेर फेर है, यहाँ शांति भंग वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पर जो है वो देशद्रोह को लेकर के अगर किसी से खतरा होता है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए 1 साल पहले ही जो है वो क्या 1 साल तक का क्या भरवा देंगे, बॉन्ड भरवा देंगे। 128 के अंदर अगर पुलिस को ये पता चले कि अगर कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल क्राइम भविष्य के अंदर जो है वो कर सकता है, तो यहाँ पर भी उसको गिरफ्तार किया जाएगा और 1 साल तक का जो है वो क्या भरवाया जाएगा, बॉन्ड। और 129 के अंतर्गत जो है वो क्या है कि अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, अभ्यासिक जो है वो दोषी, तो उसे 3 साल तक का जो है वो क्या भरवाएंगे, बॉन्ड भरवाएंगे मुचल का। तो ये तीनों के नाम है, देखें 189 में हैबिचुअल ऑफेंडर है, कॉग्निजेबल क्राइम करने वाला है, छुपरा है, तो इस क्राइम को रोकने के लिए उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और देखें ये सज़ा से संबंधित नहीं है, ये जो सेक्शन है ना, ये प्रिवेंटिव यहाँ पर एक्शंस लिए जा रहे हैं, ठीक है, कि भविष्य में कोई वारदात ना हो जाए उसको रोकने के लिए ये है। इसमें देशद्रोह अगर कोई करता है या कर सकता है भविष्य में, ये शांति भंग से जो है वो क्या है, संबंधित है। देखो 148 सेक्शन जो है वो क्या कहता है बीएनएसएस का, कि अब कहीं पर भी जैसे मान लीजिए दंगा हो रहा है, भीड़ इकट्ठी जो है वो हो रखी है, तो मजिस्ट्रेट के पास में ये पावर है कि वो उस भीड़ को क्या कर सकते हैं, तितर बितर जो है वो कर सकते हैं। भाई जैसे लाठी चार्ज कर दिया, आंसू गैस या वाटर कैनन जो है वो फायर कर दिया, ये करने का अधिकार है उनके पास में। 149 के अंदर ये लिख रखा है कि अगर पुलिस से बात नहीं बने तो आर्म्ड फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी जो है वो मदद ली जा सकती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जिला प्रशासन के द्वारा। तो ये बात लिख रखी है किस सेक्शन में, बीएनएसएस के 149 के अंतर्गत। तो 126, 27, 28, 29, इसमें शांति भंग याद रख लेना है, इसमें देशद्रोह याद रख लेना है, इसमें संज्ञेय अपराध जो है वो कर सकता है तो 1 साल का बॉन्ड भरवाया जाएगा, और इसमें अगर कोई अभ्यासिक दोषी है, अभ्यासिक जो है वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो उसे कितने साल तक का बॉन्ड भरवाया जाएगा, 3 साल तक का जो है वो बॉन्ड भरवाया जाएगा। इसकी स्लाइड देखें, तो देखें 126 से पढ़ना है अपन को, ये रहा 126। तो देखें 126 क्या कहता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को उन व्यक्तियों के खिलाफ निवारक, निवारक मतलब प्रिवेंटिव एक्शन करने का अधिकार देती है जिनसे शांति भंग होने की आशंका हो। कीवर्ड याद रखना है, शांति भंग। इसके तहत मजिस्ट्रेट शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरवा सकते हैं मुचल का। यह धारा मुख्य रूप से सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने और संभावित अपराधों को रोकने का एक निवारक उपाय है। पहले ये कितनी थी, सीआरपीसी में 107। अब सीआरपीसी वैसे तो याद नहीं रखनी है, अपन को याद रखना है शांति भंग के मामले में 1 साल का बॉन्ड भरवाना, किस सेक्शन, 126। फिर आता है 127 जिसमें देशद्रोह, पहले कितनी थी, 108 के अंदर कुछ विशिष्ट मामले जैसे देशद्रोह हो गए, मानहानि हो गए, इसका प्रसार करने वाले व्यक्तियों से अच्छे आचरण के लिए सुरक्षा से संबंधित है। ऐसी सामग्री या भाषण को रोकना जो सार्वजनिक या नैतिकता को भंग कर सकती है। अच्छा, इसमें जो है वो 1 साल, भड़काऊ सामग्री फैलाने वालों से 1 साल तक का क्या भरवाया जाएगा, बॉन्ड। और यस, इस देखें, ये देखें, ये लाइन लिखी हुई है ना, इसका संबंध निवारक प्रिवेंटिव एक्शन से है, ना कि सजा से है। यह भी बताया कि ऐसा नहीं है कि सजा जो है वो देना है, हाँ कोई वारदात भविष्य में हो सकती है जिससे लॉ एंड ऑर्डर या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा हो,
तो उस वारदात को रोकने के लिए प्रिवेंटिव क्या लिया जाएगा, एक्शन, उसी से संबंधित है ये कौन से सेक्शन। 127 हो गया। उसके बाद आता है देखें 128। 128 के अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये जानकारी मिलती है कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करने के उद्देश्य से छिप रहा है, कॉग्निजेबल, ये बताया ही था। तो मजिस्ट्रेट उससे 1 वर्ष तक का क्या भरवाया जा सकता है, अच्छे आचरण के लिए बॉन्ड या जमानत मांगने का आदेश दे सकता है। संज्ञेय अपराध हत्या डकैती को रोकने के लिए निवारक उपाय हैं। तो इसमें कीवर्ड जो है वो क्या है, कॉग्निजेबल क्राउन। और अगला आएगा हैबिचुअल ऑफेंडर 129, कि भाई कोई आदतन अपराधी है, ठीक है, और वो क्राइम कर सकता है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ऐसे व्यक्तियों को 3 साल तक के लिए बॉन्ड भरवाने का क्या है, अधिकार, जो बार बार जैसे कोई चोरी करता है, जबरन वसूली करता है, जालसाजी करता है, अन्य गंभीर अपराध करता है। उद्देश्य समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, ऐसे व्यक्तियों को दोबारा अपराध करने से रोकना। तो 126, 127, 128, 129, फिर अपन को पढ़ना है 148, 149, दंगा रोकना है, तो दंगे को भीड़ में तितर बितर करना है यहाँ पर। तो 148 सेक्शन है सीआरपीसी की धारा 129। तो उद्देश्य देखें सार्वजनिक व्यवस्था शांति और सुरक्षा बनाए रखना। यह धारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को भीड़ को तितर बितर करने या आदेश देने की शक्ति देती है। सभा में शामिल व्यक्तियों को दंडित करने के लिए गिरफ्तार और नजरबंद किया जा सकता है। तो सब मिला करके अगर भीड़ है उसको नियंत्रित करना है, बल का प्रयोग करना है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सकते हैं इस सेक्शन के अंतर्गत 148। अगला देखें, पूर्व में यह प्रावधान सीआरपीसी की धारा 130 में था, 149 में, और मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट को एक गैर कानूनी या हिंसक सभा को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल बुलाने का अधिकार देती है। यह प्रावधान तब लागू होता है जब सामान्य पुलिस स्थिति संभालने में क्या हो जाती है, विफल। अब पुलिस से मान लीजिए ताबा ही नहीं आ रही है चीज़ें, तो पैरामिलिट्री फोर्सेज या आर्म्ड फोर्सेस को बुलाया जा सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा इस सेक्शन के अंतर्गत, सेक्शन 149। अच्छा, अगला आता है देखें एक सेक्शन 152। ठीक है, देखो 152 के अंदर ये लिख रखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति पब्लिक प्लेस को ऑक्यूपाई करता है, कोई भी ऐसा सार्वजनिक मार्ग को जो है वो ऑक्यूपाई करता है जिससे अन्य लोगों को जो है वो परेशानी हो रही है, अतिक्रमण जिसको अपन कहते हैं सरल भाषा में, एंक्रोचमेंट, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास में ये पावर है, ठीक है, कि वो उस एंक्रोचमेंट या उस अतिक्रमण को जो है वो हटाने के क्या दे सकते हैं, आदेश जो है वो दे सकते हैं। तो ये जो है वो सेक्शन कौन सा है, बीएनएसएस का 152। ठीक है, तो एंक्रोचमेंट को हटाने के आदेश दिए जा सकते हैं किसके द्वारा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा, इस सेक्शन में 152। एक याद रखो 163 जो अपन ने पढ़ रखा है कि 4 लोग से ज़्यादा इकट्ठे नहीं होंगे। लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, कोई स्पेसिफिक एरिया में बीएनएसएस का ये धारा लग गई है, तो 4 लोग से इकट्ठे नहीं होंगे। अच्छा, मैक्सिमम कितना लग सकता है, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 2 महीने तक लगा सकते हैं। राज्य सरकार से सलाह लेकर के अनुमति से इसको कितने महीने, 4 महीने से एक्सटेंड किया जा सकता है, 6 महीने तक जो है वो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो अपन को तो ये धारा 163 याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पहले क्या हुआ करती थी, सीआरपीसी की धारा 144। देखो अगला आता है, देखें एक आता है 164, 165, 166, 167। ये 4 सेक्शन जो है वो अपन को क्या रखना है, याद रखना है। देखो 164 में ये लिख रखा है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट होता है, कोई होता ही है गांव वगैरह के अंदर, पंचायत स्तर पर हो गए, तहसील स्तर पर हो गए, ज़मीन को लेकर के जो है वो किसी भी उपखंड के अंदर विवाद हो रहा है, तो उस ज़मीन को लेकर के विवाद है, और विवाद मान लीजिए कि इतना ज़्यादा है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो जाता है, शांति भंग होने का जो है वो खतरा है। तो उस शांति को बनाए रखने के लिए जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो उस प्रॉपर्टी को लेकर के क्या दे सकता है, एक अंतरिम आदेश दे सकता है। अंतरिम मतलब होता है अस्थायी, ठीक है। तो एक तो ये याद रखना है, और ये अंतरिम आदेश फाइनल नहीं होगा जब तक सिविल कोर्ट का फैसला नहीं आता, ये आदेश चलेगा। बाद में तो सिविल कोर्ट जो फैसला देगा उस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर के वो मान्य होगा। तो ये बात लिख रखी है किस सेक्शन में, 164। अच्छा, 165 में जो है वो क्या लिख रखा है कि अगर प्रॉपर्टी को लेकर के जो है वो डिस्प्यूट है, तो अब मामला जो है वो सिविल कोर्ट में जो है वो चल रहा है, तो उस केस में देखें जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो अटैच के ऑर्डर दे सकता है और रिसीवर की अपॉइंटमेंट करेगा। अटैच मतलब कि जब तक फाइनल फैसला नहीं आ जाता, अब शांति भंग वगैरह ना हो, कानून व्यवस्था जो है वो बनी रहे, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उस प्रॉपर्टी को अपने कंट्रोल में ले लेगा।
इसी को कहते हैं अटैच करना, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, कुर्क करना। और वहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगा किसको, कोई भी एक व्यक्ति होगा, रिसीवर उसको अपॉइंट कर देगा, जो कि उस प्रॉपर्टी की क्या करेगा, देख रेख जो है वो करेगा। तो ये बात लिख रखी है किस सेक्शन में, 165 के अंतर्गत। अच्छा, 166 के अंदर जो है वो क्या लिख रखा है, देखिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जब तक फाइनल फैसला नहीं आ जाता, कब्जे का और उपयोग के अधिकार को लेकर के निर्णय दे सकता है। अब कोई भी, जैसे मान लीजिए गांव के अंदर खेत है, जमीन है, तालाब है, पानी की नहर जा रही है, पानी जा रहा है, उसको लेकर के विवाद हो जाता है, तो अब फाइनल फैसला तो आएगा, जब आएगा या तो वो अंतरिम फैसला दे देगा, या जो है वो अटैच और रिसीवर की अपॉइंटमेंट कर लेगा, या जो है वो क्या करेगा कि किसी एक पक्ष को कब्जे का, पोजेशन का और यूज़ का जो है वो क्या दे देगा, राइट दे देगा। फिर जब वो फाइनल फैसला आएगा वो लागू होगा, जिसके पास प्रॉपर्टी जाएगी वो उसके पास जाएगी। लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चाहे तो पोजेशन और यूज़ का जो है वो क्या दे सकता है, उपयोग करने का अधिकार, का उपयोग करने का जो है वो अधिकार ट्रांसफर कर सकता है। किस सेक्शन के अंतर्गत, 166। और एक याद रख लो, 167, इसमें जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चाहे तो जो भी प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट है उसकी जो है वो क्या करवा देंगे, अपने अधीनस्थ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से क्या करवाई जा सकती है, जांच। और ये जांच रिपोर्ट को कोर्ट में जो है वो क्या किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। तो ये 4 सेक्शन अपन को याद रखना है। तो 152 के अंतर्गत एंक्रोचमेंट को रोकना, 163 आपको पता ही है, 164 कोई प्रॉपर्टी का विवाद हो तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अंतरिम आदेश दे देंगे जब तक सिविल कोर्ट फाइनल फैसला नहीं दे देता। 165 के अंदर अटैच और रिसीवर अपॉइंट करने का जो है वो अधिकार है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। 100 जो है वो 66, इसके अंतर्गत तो जो है वो पोजेशन और यूज़ करने का अधिकार दे सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट हो, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जांच अधिकारी की जो है वो अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, और जो भी ये रिपोर्ट आएगी अदालत में क्या होगी, मान्य होगी। अच्छा, एक जो है ना 167, इसके बाद आप याद रखो 173, ये तो वैसे याद हो गई होगी अब BNSS की। लेकिन ये सेक्शन जो है ना, ये RS मेंस के सिलेबस में दे रखे हैं। लॉ का अगर आप पेपर देखेंगे तो उसमें ये सीधे सीधे सेक्शन दे रखे हैं। तो अब ये अपन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि RPSC की नज़र में महत्वपूर्ण है। हो सकता है इसी में से सीधा उठा करके जो है वो क्वेश्चन पुटअप हो जाए कि भाई किस सेक्शन का या कौन सा सेक्शन किस प्रोविज़न से जो है वो संबंधित है, या ये फलाना प्रोविज़न किस धारा में या किस सेक्शन में जो है वो उल्लेखित है। तो इसलिए अपन जो है वो ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यूँ तो देखें कितने सारे हैं कि जो है वो 358 सेक्शन तो जो है वो केवल BNS के अंदर है, 531 जो है वो BNSS के अंतर्गत है, ठीक है, 170 जो है वो BSA के अंदर है, 1059 सेक्शन है टोटल मिला करके। अब सारे पढ़ें ये मुमकिन नहीं है, सवाल 1-2 आने हैं। तो कोशिश अपनी ये है कि अपन RS वाले पढ़ लें, बाकी कई मेजर अपन ने जो है वो पढ़े हैं, NCERT वाले जो है वो अपन ने देख लिए हैं सारे। तो 173 0 FIR EFIR से जो है वो क्या है, संबंधित है। तो इसकी स्लाइड देखें एक बार। तो देखें 152 पूर्व में CRPC की धारा 133, इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सार्वजनिक उपद्रव को हटाने के लिए सशर्त जारी करना, कोई अतिक्रमण वगैरह अवैध निर्माण हो, सार्वजनिक रास्तों में बाधा, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए खतरा, ये सब रोकने के आदेश दिए जा सकते हैं। इसके तहत मजिस्ट्रेट उपद्रव फैलाने वाले व्यक्ति को आदेश में दिए गए समय के भीतर उसे हटाने या ठीक करने का भी क्या दे सकता है, आदेश दे सकता है। तो याद रखना ये अतिक्रमण को रोकने के लिए है। फिर 163, अब ये तो पता ही है, देखें 4 लोग इकट्ठे नहीं होंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 2 महीने तक लगेगी, राज्य सरकार की अनुमति से 6 महीने तक इसको क्या किया जा सकता है, एक्सटेंड। यह धारा 4 या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने, हथियारों को ले जाने और सार्वजनिक शांति भंग करने वाली गतिविधियों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाती है। ये तो याद ही रखनी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाता है या कोई हथियार ले जाने या इंटरनेट पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है, वहाँ पर आदेश दिए जा सकते हैं। यह आदेश आमतौर पर 2 महीने से अधिक प्रभावी नहीं रहता है जब तक कि राज्य सरकार इसे ना बढ़ाए, और राज्य सरकार की बढ़ा करके कितने महीने तक एक्सटेंड किया जा सकता है, 2 से 6 महीने तक। ये 163 याद रखना है। पहले ये CRPC में कहाँ थी, 144। फिर 164 ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि भाई कोई भी अचल संपत्ति है, इसे संबंधित विवादों से उत्पन्न होने वाली शांति भंग की संभावनाओं से निपटने की प्रक्रिया है। SDM को जमीन के कब्जे से जुड़े विवादों और त्वरित निर्णय लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति देती है। यह एक अंतरिम व्यवस्था है, अस्थायी है, और जब तक सिविल कोर्ट फैसला नहीं दे देता है, शांति बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। तो ये अपन को याद रखना है। 164 165 जो है वो
पहले ये सीआरपीसी में कहाँ थी 146। वैसे ये याद नहीं रखना है। मजिस्ट्रेट को जमीन, मकान और किसी भी अचल संपत्ति से जुड़े विवादों में शांति बनाए रखने के लिए संपत्ति को क्या करना, कुर्क अटैच करना। रिसीवर जो कि देख रेख करेगा, उसको शक्ति प्रदान करती है इनको नियुक्त करने की। यह तब लागू होता है जब शांति, हिंसा भंग का जो है वो हिंसा का खतरा हो या शांति भंग होने का खतरा हो और मजिस्ट्रेट कब्जे का फैसला ना कर पाए तो अटैच और रिसीवर क्या कर दिया जाता है, अपॉइंट कर दिया जाता है। 165 166 के अंदर जो है वो क्या आ जाता है, यह धारा भूमि पानी के उपयोग के अधिकार जैसे रास्ता, पानी से जुड़े विवादों से संबंधित है। इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शांति भंग होने की आशंका में ऐसे विवादों का निपटारा करने की शक्ति देती है ताकि जमीन पानी के ऊपर वैध अधिकार बना रहे। यह धारा संपत्ति के स्वामित्व का फैसला नहीं करती है बल्कि केवल, तो देखो फाइनल जजमेंट नहीं हो रहा है, ये अपन बताया ना कि केवल पोजेशन और उसके यूज, इसका जो है वो राइट जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। पोजेशन मतलब जो है वो कब्जा होता है और उपयोग, बाकी तो जो है वो फाइनल फैसला आएगा जब आएगा। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन कौन सा, 166। अगला आता है 167। अब 64, 65 और 66 में कोई भी अगर प्रॉपर्टी का विवाद होता है तो उसकी स्थानीय जांच से संबंधित है। ये जिला मजिस्ट्रेट एसडीएम को किसी भी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को जांच के लिए नियुक्त करने और जांच रिपोर्ट को सबूत के रूप में उपयोग करने की शक्ति देती है। स्थानीय जांच करने वाले अधिकारी की रिपोर्ट को कोर्ट में साक्ष्य के रूप में पढ़ा या स्वीकार किया जा सकता है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपने सब ऑर्डिनेट के जो है वो नेतृत्व में एक जांच कमेटी बना सकते हैं। वो पूरे मामले की क्या करेगी, जांच करेगी। किस सेक्शन के अंतर्गत, 167। फिर अगला आता है देखें 173। अब ये तो आपको याद हो ही गया है, ये पहले सीआरपीसी 100, ठीक है, 153 में जो है वो था। अब जो है वो क्या है, ये 173 अपन को ये याद रखना है। BNSS 0 FIR EFIR से संबंधित है। 0 FIR आपको पता ही है कि किसी भी एरिया के अंदर अपराध हो, फर्क नहीं पड़ता, उसकी रिपोर्ट किसी भी थाने में दर्ज करवाई जा सकती है। बाद में जो है वो FIR की कॉपी रेलेवेंट पुलिस स्टेशन को इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो संज्ञेय अपराधों की सूचना दर्ज करने से संबंधित है या पुलिस को गंभीर अपराधों की शिकायत मिलते ही तत्काल FIR दर्ज करना है। महिला पीड़ितों के लिए महिला अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करने और 0 FIR की सुविधा उपलब्ध करवाती है। 0 FIR कि अब आप अपराध क्षेत्र अधिकार की परवाह किए बिना किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा सकते हैं, जिसके बाद में संबंधित थानों को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये तो बिल्कुल भूलना मत, हो सकता है ये सवाल जो है वो बन जाए। BNSS का सेक्शन 173। अगला आता है देखें 174। देखो 174 जो है ना, एक तो है 174, एक है 187, एक है 194, एक है 195 और एक है 196। या पहले ये पढ़ लेते हैं 174 और 187। देखो 174 क्या है कि जो भी नॉन कॉग्निजेबल अपराध हैं जिनमें सज़ा जो है वो 3 साल से कम है, उसमें अगर गिरफ्तार करना है या जांच करनी है तो पुलिस को ज़रूरी है कि उसके पास वारंट जो है वो मजिस्ट्रेट का, बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के, मजिस्ट्रेट क्या इशू करेंगे, वारंट, उसके जो है वो व्यक्ति को ना गिरफ्तार किया जा सकता है, ना व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है, जांच की जा सकती है। तो ये बात लिख रखी है, तो सिंपल है 174 के अंतर्गत। ठीक है, अच्छा 187 में ये लिख रखा है कि अगर कोई मामले के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती है, ठीक है, तो उस केस में 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को कहाँ पेश किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने। अच्छा, मजिस्ट्रेट यहाँ पर पुलिस कस्टडी या जुडिशल कस्टडी में भेज देंगे। पुलिस कस्टडी 15 दिन की होती है, जुडिशल कस्टडी 60 दिन की होती है। अब मान लीजिए कि पुलिस को और कुछ बयान उगलवाने हैं और मामले की जांच करनी है, तफ्तीश करनी है, तो पुलिस कस्टडी मैक्सिमम कितने दिन की होगी, 15 दिन। और जुडिशल कस्टडी जो कोर्ट के जो है वो ये समझ लीजिए कंट्रोल में जो है वो अपराधी रहेगा जेल के अंदर, वहाँ पर पुलिस डायरेक्ट नहीं मिल सकती है, वो कितने दिन की होगी, 60 दिन। अब 60 दिन के अंदर अंदर पुलिस को यहाँ पर चार्जशीट, आरोप पत्र दायर करना ही करना है, नहीं तो उसको क्या मिल जाएगी, बेल या जमानत मिल जाएगी। तो ये बात लिख रखी है किस सेक्शन के अंतर, 187। देखें जैसे 174 देखें अपन, 174 क्या लिख रखा है, ये CRPC 155 नॉन कॉग्निजेबल मामलों की जानकारी और उनकी जांच से संबंधित। यह धारा यह बताती है कि पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के ऐसे मामलों की जांच नहीं कर सकती है और ऐसी शिकायतों की एक डायरी में दर्ज करेंगे और हर 15 दिन के अंदर वो एक बार मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे।
तो अपन को तो ये याद रखना है, नॉन कॉग्निजेबल क्राइम में अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो उसके लिए मजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट चाहिए। और ये किस सेक्शन के अंदर प्रोविजन किया गया है, सेक्शन 174 के अंतर्गत। फिर आता है देखें 187, ये रहा कि ये पहले 167 में था। उस प्रक्रिया का प्रावधान करती है जब किसी भी आरोपी की जांच 24 घंटे के भीतर पूरी नहीं होती है। यह धारा आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने, पुलिस हिरासत 15 दिन और न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है, ये जो है वो 60 दिन की जो है वो जेसी होती है, जुडिशियल कस्टडी, डिफॉल्ट जमानत व नियमों को नियंत्रित करती है। यह धारा यदि जांच 24 घंटे में पूरी नहीं होती है तो पुलिस को अभियुक्त को तुरंत मजिस्ट्रेट के पास क्या होगा, भेजना होगा। और मजिस्ट्रेट अधिकतम पुलिस कस्टडी के लिए कितने दिन के लिए भेज सकता है, 15 दिन, और पुलिस हिरासत को अधिकृत कर सकता है। यदि अपराध मौत, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक की सजा है तो 60 दिन की जो है वो क्या दी जा सकती है, जुडिशियल कस्टडी, न्यायिक हिरासत दिया जा सकता है। अब इतने दिन के भीतर चार्जशीट फाइल करना जरूरी है, आरोप। अगर ये नहीं होती है तो आरोप दाखिल होने पर डिफॉल्टर न दाखिल होने पर डिफॉल्टर जमानत का क्या होगा, अधिकार मिल जाता है। तो अपन को याद रखना, पुलिस कस्टडी 10 दिन की, 15 दिन की, और जेसी जो है वो कितने दिन की, 60 दिन की, 24 घंटे के अंदर पेश किया जाएगा। और आरोप पत्र अगर नहीं हुआ, चार्जशीट, तो 60 दिन के बाद उसको जो है वो क्या मिल जाएगी, जमानत जो है वो मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो है वो देखें, एक सेक्शन आता है बीएनएसएस का 194, 195 और 196। तो देखें 194 के अंदर जो है वो क्या लिख रखा है कि अब मान लीजिए कि कोई आत्महत्या कर लेता है, या कोई मान लीजिए कि जो है वो सस्पिशियस सरकमस्टेंसेस में किसी की जो है वो डेथ हो जाती है, तो आत्महत्या कर ली हो, जैसे सुसाइड कर लिया हो, सस्पिशियस सरकमस्टेंसेस में किसी का मर्डर हुआ है, किसी का एक्सीडेंट में जो है वो मान लीजिए जान जो है वो चली गई, तो उन सब मामलों में, ठीक है, पुलिस क्या करेगी, जांच करेगी और एक क्या करेगी, रिपोर्ट तैयार करेगी। तो इसको लेकर के जो पुलिस के पास क्या अधिकार होंगे, वो बात लिख रखी है किस सेक्शन में, 194। 195 के अंदर पुलिस के पास ये अधिकार है कि वो किसी को समन जारी कर सकती है। भाई अब कोई केस है, केस के मामले में किसी के मान लीजिए बयान दर्ज करवाने हैं, पुलिस को कुछ पूछना है, तो उस केस से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, पुलिस किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर देगी। समन मतलब ये है कि पुलिस एक ऑर्डर जारी करेगी कि भाई आप इस फला तारीख को इतने बजे जो है वो एक बार थाने में उपस्थिति दर्ज करवाएं। तो इसी को क्या है, समन जारी करना, सरल भाषा में बुलाना। पर्पस क्या है कि पुलिस जो है वो मामले की क्या कर रही है, जांच कर रही है। और 196 में क्या है कि अगर पुलिस कस्टडी में किसी की मौत हो जाती है तो उस पूरे मामले की जो है वो जांच करना, मेडिकल एग्जामिन करवाना, पोस्टमार्टम करवाना, ये करवाने का अधिकार किसके पास में है, जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो पूरे मामले की जो है वो क्या करेंगे, जांच करेंगे। ये बात लिख रखी है किस सेक्शन के अंतर्गत, 196 के अंतर्गत। तो 194 के अंतर्गत सुसाइड हो, मर्डर हो, ठीक है, सस्पिशियस जो है वो सरकमस्टेंसेस में डेथ हो जाए, तो आत्महत्या कोई कर ले तो लाश का मुआयना करना, जांच करना, मेडिकल करवाना, फाइनल रिपोर्ट करवाना, ये सब पुलिस का काम है। और इसको लेकर के जो है वो पुलिस के पास क्या शक्तियां हैं, वो बात लिख रखी है किस सेक्शन में, 194। पुलिस समन जारी कर सकती है। और पुलिस कस्टडी में अगर किसी की मौत हो जाती है तो न्यायिक अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट उसकी पूरी जांच कर सकते हैं, मेडिकल एग्जामिन करवा सकते हैं, पोस्टमार्टम करवा सकते हैं, ठीक है, ताकि जस्टिस हो। तो ये बात लिख रखा है किस सेक्शन में, 196। स्लाइड देखें, 187 के बाद अपन 194। तो देखें पहले 174 था, कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले, दुर्घटना हो जाए, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाए, इसकी जांच के लिए पुलिस के कर्तव्य और प्रक्रियाओं को परिभाषित किया गया। इसके तहत पुलिस को मौत का कारण पता करने, शव का मुआयना करने और रिपोर्ट बनाने का क्या है, अधिकार है। तो ये बात लिख रखी है 194। फिर आता देखें 195, सीआरपीसी की धारा 175। अब ये नहीं है, देखें याद करना अपन को सीधा की पॉइंट कि पुलिस को गवाहों को समन करने का क्या है, अधिकार है, या समन करने की शक्ति से संबंधित है। यह धारा पुलिस को जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति की आवश्यकता होने पर उसे क्या कर सकती है, नोटिस। अच्छा, 15 वर्ष से कम है अगर कोई, या 60 वर्ष से अधिक आयु का है, पुरुष है, कोई महिला है, कोई मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति है, कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति है, तो उसको थाने में बुलाने के बजाय पुलिस उसके घर पे जाकर के क्या कर सकती है, पूछताछ कर सकती है। अब कोई सीनियर सिटीजन है या 15 वर्ष से कम उम्र का बालक है, सब मिला के उनसे घर पे जाकर के पुलिस क्या ले लेगी, थाने नहीं बुलाएगी और बयान दर्ज करेगी। और 196,
पूर्व में यह प्रावधान सीआरपीसी की धारा 176 पुलिस या अन्य संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच का प्रावधान करती है। तो मजिस्ट्रेट जो है वो क्या करेंगे, जांच। यह धारा पुलिस जांच के अलावा न्यायिक जांच सुनिश्चित करती है ताकि मौत का सही कारण अपन को पता चल सके, पारदर्शिता बनी रहे। मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करते हैं कि शव को 24 घंटे के भीतर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। पीसी के अंदर पुलिस कस्टडी में अगर किसी की मौत हो जाती है तो मजिस्ट्रेट के द्वारा उसकी क्या की जाएगी, जांच। तो देखें ये टोटल थे 37 जो है वो सेक्शन जो अपने सिलेबस के अंदर जो है वो मेंशन कर रखे हैं आरएस मेंस के। तो ये अपन को सीधे सीधे इतनी डिटेल तो नहीं, अपन को कीवर्ड याद होने चाहिए कि किस सेक्शन के अंदर जो है वो क्या कीवर्ड है। ठीक है, जैसे पब्लिक न्यूसेंस पूछे तो 270 याद रख लेना है। कोई अश्लील सामग्री का जो है वो बिजनेस करता है तो जो है वो अपन को 294 जो है वो याद रख लेना है, 295 है, 296 है। तो कीवर्ड जो है वो याद रखने चाहिए। 32A के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, 32B के अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, 14 के अंदर स्टेट इनकी अपॉइंटमेंट करता है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 15 आ जाती है, 16 में लोकल जुरिस्डिक्शन आ जाता है, हिरार्की का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है, 41 के अंदर गिरफ्तारी का जो है वो अधिकार है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट न्यायिक मजिस्ट्रेट को। तो ये अपन को मतलब बेसिक की मतलब कीवर्ड्स अगर याद है तो फिर अपना काम जो है वो बन जाएगा। तो एनसीईआरटी के जो है वो सेक्शन अपन ने पढ़े, फिर कुछ अपन ने जो है वो सिटीजन सेंट्रिक सेक्शंस जो है वो पढ़े, और जो अपने आरएस मेंस के अंदर सेक्शंस लिख रखे हैं बीएनएस और बीएनएसएस से संबंधित टोटल 37 है, वो अपन ने जो है वो एक एक करके पढ़े। तो इतनी उम्मीद है, देखें ये मोर देन सफिशिएंट है कि पूरी संभावना है कि प्रश्न जो है वो इन्हीं में से लगे, इनमें से जो है वो बाहर नहीं जाएं, क्योंकि इतना याद कर लें वो भी जो है वो काफ़ी है। तो अभी तो वैसे भी देखें दिन कम ही है अब, तो नया कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। ठीक है, बस मल्टीपल रिवीजन करना है, जो अब तक आपने पढ़ा है उसी को बार बार जो है वो क्या करो, रिवीजन करो, तो उससे काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये थी अपने लॉ, ये चीज़ें अपन को याद रखनी है। तो इसका बार बार जो है वो रिवीजन करते रहिए, मल्टीपल रिवीजन ज़रूर करिए, बार बार जो है वो पढ़ो। ठीक है, विजुअलाइज जो है वो करो कि रैंडमली के कौन से सेक्शन में जो है वो क्या है। कि भाई रेप पूछे तो रेप की जो है वो डिफाइन किस में किया है, बीएनएस का सेक्शन 63, रेप की सज़ा जो है वो किस में है 64, सामूहिक बलात्कार क्या है 70, फिर कोई झूठ बोल करके जो है वो करता है संबंध स्थापित तो 69, बाईगैमी 81, बच्चों से संबंधित अपराध 91, 95, 96, 97, 98, 99। तो ये आपको मल्टीपल रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को जो है वो शुभकामनाएं। तो मल्टीपल रिवीजन करते रहिए बस। ठीक है, बाकी कुछ नया नहीं करना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।